नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद चुनाव सुधार पर चर्चा जारी। गृहमंत्री अमित शाह भी चर्चा में लेंगे हिस्सा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चल रही है चर्चा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मिलनी चाहिए सुविधाएं। मानवाधिकार से महिलाएं हुई सशक्त। दस प्रतिशत उड़ान कटौती के बाद इंडिगो के पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त। डीजीसीए के समक्ष जमा करना है अपना रिवाइज्ड शेड्यूल। भारत के लिए गर्व का पल। दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। लाल किले में यूनेस्को के 20वें सत्र में हुई घोषणा। जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक के मुकाबले के लिए भारत की पुरुष टीम आज उतरेगी अर्जेंटीना के सामने। भारत की नजर 9 साल बाद प्रतियोगिता में पदक जीतने पर। लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। इस दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी अलग अलग मंत्रालयों से पूछे, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। लोकसभा में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के बाद चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि लोकसभा में कल चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई थी। चर्चा का समापन आज शाम गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से तीखे वार पलटवार किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को जमकर घेरा और तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव में हल्ला मचाने वाली कांग्रेस केवल 5 सीटों पर आकर सिमट गई। आपको बताऊं सर, काइंडली बी सीटेड। बिहार में चुनाव हुआ, इतना हंगामा किया, इनको सिर्फ 5 सीट आई कांग्रेस पार्टी की। जब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं और आप वहां विषय रख रहे हैं, तो उसी विषय को आपके यहां उठाने का अधिकार है क्या? मेरी समझदारी में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, मिस्टर वेणुगोपाल, यू mentioned before this honorable house that you are a petitioner in the Supreme Court about SIR and other illegalities. If that is the position, I am sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this parliament. लोकसभा चुनाव में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने घुसपैठ को देश के लिए बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने किसी तरह आधार और वोटर कार्ड तक बनवा लिए हैं और वोट भी करते हैं, और जब एसआईआर के जरिए इनकी पहचान की जा रही है तो विपक्ष के लोग परेशान हो उठते हैं। देश के अंदर अध्यक्ष जी, घुसपैठिए की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब जानते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब जानते हैं कि इस देश में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में, और इन प्रकारेण इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड भी बनवा लिया है, वोटर कार्ड भी बनवा लिया है और चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग भी कर रहे हैं। यह देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अगर देश की सरकार कहती है कि घुसपैठियों को हम वोट का अधिकार नहीं देंगे, उनका नाम हम मतदाता सूची से काट देंगे, तो हमारे कुछ विपक्षी दल के साथियों का मन द्रवित हो जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के रेलवे स्टेशनों के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण की व्यापक पहल की गई है। इसी कड़ी में सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। जिस तरह से इन 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की है, स्टेशंस को नवनिर्माण करने के लिए, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना आरंभ की है, और ये आज के समय में पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है। 1300 से ज़्यादा स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है।
160 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में हाइजीन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सफाई को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि इन पहलों के चलते नए मानक स्थापित हुए हैं। देश भर में हाइजीन पे माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी सांसद महोदय भी जानते हैं, इन 11 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अगर आज से 12-15 साल पहले किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो वहाँ की परिस्थिति और वहाँ का जो एक वातावरण था, उसको हम सब जानते हैं कि किस तरह का वातावरण था। आज स्टेशंस पे सफाई का एक इतना प्रयास चल रहा है, एक नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर अलग अलग समय, स्थान और वर्ष के दौरान राष्ट्रगीत गाने से इंकार करने वाले दलों और नेताओं का नाम बताया है। इस लिस्ट में शामिल है समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सैयद मेहदी, दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क, एमपी में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, वर्तमान में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, आरजेडी विधायक सऊद आलम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम शामिल है। पत्र में गृहमंत्री ने लिखा है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान मैंने कुछ दलों और प्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर राष्ट्रगीत के सम्मान में अस्वीकार्य आचरण की घटनाओं का जिक्र किया था। इस पर सांसद जयराम रमेश ने इनकी प्रमाणित जानकारी पटल पर रखने की मांग की थी। अमित शाह ने इसी संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करने की बात कही। गृहमंत्री ने इसे राज्यसभा के आधिकारिक अभिलेख में शामिल करने की भी मांग की है। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने देश में विशेषकर झारखंड में नक्सलवाद की समस्या पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और विशेषकर गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के द्वारा बंद का आह्वान करना, चुनाव बहिष्कार करना, मतदाताओं की उंगली काट लेना जैसी घटनाओं पर अब पूर्णतः लगाम लग चुकी है, जिसका पूरा श्रेय गृहमंत्री अमित शाह को जाता है। गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह जी को दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई करना चाहता हूं। देश को नक्सलवाद मुक्त भारत बनाने का उन्होंने काम किया है तथा हिंसा मुक्त लोकतंत्र स्थापित करने का उन्होंने काम किया। इसके लिए दिल की गहराई से मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। 2014 में जब इनका शासनकाल था तो 136 जिले में नक्सलवादियों का तांडव था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मात्र 6 जिले बचे हैं, मात्र 6 जिले बचे। महोदय, वो भी मार्च 2026 तक उस पर भी समाप्ति करने का संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने लिया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने दार्जिलिंग चाय के किसानों और मजदूरों की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। चाय इंडस्ट्री में 10 लाख किसान कार्यरत हैं। कुल 16 लाख परिवारों का भरण पोषण इस उद्योग पर ही निर्भर है, लेकिन लो क्वालिटी इंपोर्ट की वजह से हमारे चाय उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। India is the second largest producer of tea in the world and we are the largest consumer. Of these teas, Darjeeling tea carries the geographical indicator, a GI, and is regarded the world over as a quality brand of India's. More than 10 lakh workers, farmers, and over 60 lakh families and others depend on this industry. Sir, in recent times, this sector has unfortunately faced multiple challenges, from a sharp rise in low-quality imports to climate stress, labor shortages, and price instability. Imports from African countries and Nepal have reportedly risen by nearly 45% in the first half of 2025 alone. And concerns have been raised that such imports are diluting the value of Indian teas, especially Darjeeling tea.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि भारत अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में बड़ी मात्रा में अन्न की बर्बादी होती है। किसानों को पहले भंडारण के लिए दूर दूर तक गोदाम ढूंढने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार गोदामों को किसानों के नजदीक लाने की योजना पर काम कर रही है। हमारे मंत्रालय उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति के माध्यम से अन्न भंडारण क्षमता बढ़ाने पे बल दे रही है। यानी कि ये योजना तो लाई है, लेकिन वो पैक्स के माध्यम से लाई, तो पैक्स को और एक बिजनेस मिले, पैक्स आर्थिक दृष्टया उससे और मजबूत हो, इसके माध्यम से ये योजना बनाई गई है। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो 11 प्रोजेक्ट हमने बनाया है देश भर में, उसके तहत मिर्जापुर जिले में 1500 मीट्रिक टन के गोदाम का निर्माण किया जा चुका है और ये गोदाम FCI द्वारा किराए पे लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 24 अन्य पैक्स भी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से सभी 24 पैक्स को हायरिंग का आश्वासन भी दिया। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए DD न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ? ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने वाली एयरलाइन इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए उसे उड़ानों की संख्या 10% कम करने का आदेश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स को तलब किया था। DGCA के आदेश के अनुसार उड़ानों की संख्या में कटौती विशेष रूप से उच्च मांग वाले और ऐसे सेक्टरों पर की जाएगी जहां उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। जहां एकमात्र उड़ान इंडिगो की है, वहां कटौती नहीं की जाएगी। एयरलाइंस को आज शाम 5 बजे तक संशोधित शेड्यूल सौंपने का निर्देश दिया गया है। इंडिगो ने सितंबर से शुरू हुए विंटर स्केड्यूल में हर सप्ताह 15,014 उड़ानों की घोषणा की थी। 10% कटौती का मतलब है कि उसे हर सप्ताह 1500 उड़ानें कम करनी होंगी। नियामक ने बताया कि स्केड्यूल के मुताबिक इंडिगो को नवंबर में 64,346 उड़ानों का संचालन करना था, जबकि उसने मात्र 59,438 उड़ानों का संचालन किया और 951 उड़ानें रद्द रहीं। इसके अलावा उसके बेड़े में मौजूद 403 विमानों में से अक्टूबर में एयरलाइन ने मात्र 339 विमानों और नवंबर में 344 विमानों का परिचालन किया। उल्लेखनीय है कि दिसंबर में हजारों की संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती, बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है, जिया जाता है, आत्मसात किया जाता है। शेखावत ने कहा कि ये मान्यता केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्योहार का, जो त्योहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूँ।
तो पहले कुंभ फिर दिवाली, यानी यूनेस्को में भारत की 16 सांस्कृतिक धरोहर शामिल है। उजाले के त्योहार दीपावली के यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश और दुनिया भर के लोगों में गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा त्योहार है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये रोशनी और सच्चाई का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में दीपावली के शामिल होने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें रास्ता दिखाते रहें। दिल्ली के भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग ने बेहतरीन काम किया है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण मानव अधिकार के प्रमुख आधार स्तंभ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बेटियों की संख्या कम है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकार की अनेक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आयोग द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कर्मस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की सीमाओं पर बसे गांवों में भी पहुंचना चाहिए, उन्हें भी मानवाधिकार की हर सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का पालन केवल एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन करना चाहिए। के लोग अंत्योदय में विश्वास करते हैं, जो मानवता के लास्ट पायदान पे खड़े हैं। उनको हर उसी चीज पहुंचाना चाहिए जो एक नागरिक के लिए जरूरत है। भारत की सीमा के लास्ट में जो गांव है, वो गांव हम पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं तो आज से पहुंचना शुरू करेंगे। ये केवल कमीशन का काम नहीं है, समाज का प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि उन लोगों को भी मानव अधिकार का हर सुविधा उनको मिलना चाहिए। महिला सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से येलो लाइन स्थित सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से दिल्ली मेट्रो स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव ने इस अभियान की शुरुआत की। 1 महीने तक चलने वाला ये विशेष अभियान दिसंबर से जनवरी तक जारी रहेगा। अभियान के तहत दिल्ली मेट्रो और चुनिंदा स्टेशनों पर महिलाओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल समावेशन, पीसीएन पीएनडीटी जागरूकता और टीबी रोकथाम संबंधी संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक यात्रियों तक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पहुंच सके। दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने की पुण्य सलीला श्रीवास्तव से बातचीत। हमारे साथ पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी हैं। मैम, बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? और कहते हैं कि जो आउट ऑफ होम वो एडवर्टाइजिंग है, ये बहुत अपने आप में प्रभावी है, तो कैसे ये आइडिया आया, तक ये प्रोग्राम चलेगा? जैसे आपको पता है कि हमने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया था और इसमें जन भागीदारी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह 7 दिसंबर 2024 से हमारा टीबी मुक्त भारत अभियान का एक बड़ा सघन स्वरूप चल रहा है और इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ टाई अप किया, WHO के साथ टाई अप किया और ये सोचा कि दिल्ली मेट्रो, जो आज जैसे आप कह रहे हैं आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, तो दिल्ली मेट्रो एक बहुत ही पावरफुल मैसेंजर बन सकता है हमारे मैसेजेस के लिए और इसके लिए हमने ये टीबी मुक्त भारत अभियान का मैसेज इसके थ्रू हम दिल्ली की जनता के लिए पहुंचाना चाहते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर भी मैं एक देख रहा था कैंपेन, एक एडवर्टाइज था, इस तरीके के और भी कुछ अलग अलग कैंपेन एडवर्टाइज हैं। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम दिल्ली के कौन कौन सी रूट्स, जैसे ग्रीन लाइन है, येलो लाइन है, मेजेंटा लाइन है, ब्लू लाइन है, ऐसे क्या पूरे DMRC के रूट पर होगा? और इसके अलावा दिल्ली से बाहर भी क्या ये कैंपेन पहुँचेगा? जो टीबी मुक्त भारत अभियान या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये विभिन्न जरियों से पूरे देश में चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड रूट्स को चूज़ किया गया है जहाँ पे फुटफॉल बहुत हाई है, वहाँ पे इस कैंपेन को चलाया जा रहा है।
बात तो मैम डीएमआरसी की हो गई, दिल्ली मेट्रो की हो गई, डीटीसी के लिए अभी से उम्मीद कर लें या कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा? आप जो है ये उम्मीद करें कि दिल्ली की हर जनता जो है वो इस मैसेज को अपनाए। इसको विभिन्न पहलुओं से बस स्टैंड पे लगाया था दिल्ली सरकार ने, एनडीएमसी ने ऐसे मैसेजेस, तो हर पहलू से लोगों को एक हमारा जो एक्स है, हमारा जो ट्विटर माध्यम है, जो हमारा इंस्टाग्राम है, जो हमारा यूट्यूब पेज है, उस पे भी लोग जाएं और इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करें। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप पूर्ण सलिला श्रीवास्तव जी को सुन रहे हैं। दिल्ली मेट्रो, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेट्रो दिल्ली की जिन जिन रूट्स पर ऐसी मेट्रो दौड़ेंगी वहां आपको ऐसा ही कैंपेन मिलेगा, क्योंकि आउट ऑफ होम एडवर्टाइज अपने आप में एक अनोखा है और क्योंकि ये पहल भी अनोखी है, अलग है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विश्वबंधुत के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आग की घटना के बाद राज्य में लोगों और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री सावंत ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार उन सभी पर्यटन स्थलों का संचालन निलंबित कर देगी जो आग संबंधित एनओसी या आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिना चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए निरीक्षण शुरू कर दिया है और मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, समझो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा, तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करे तब तक वो बंद रहेंगे। द क्रिसमस सीजन इज देयर, न्यू ईयर एंडिंग इज देयर। गोवा में जितने सारे रेस्टोरेंट और बाकी जो चल रहे हैं उनके पास लाइसेंसेस और फायर सेफ्टी और बाकी सभी सेफ्टी रहे वही चलते रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो बंद कर देंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही चुनावी सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने कड़ा संदेश जारी किया है। आयोग ने साफ कहा है कि सरकारी दस्तावेजों या पहचान पत्रों में किसी भी तरह की हेराफेरी की कोशिश पर तत्काल और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ के कार्यालय ने एक लिखित बयान में चेतावनी दी है कि ऐसे अपराधियों को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 337 के तहत सजा मिलेगी, जिसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना शामिल है। ये प्रावधान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कोर्ट रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज और पावर ऑफ अटर्नी जैसे अहम कागजात से छेड़छाड़ पर लागू होता है। इन उल्लंघनों को रोकने के लिए आयोग ने एआई आधारित स्कैनिंग सिस्टम लागू किया है, जो मतदाता विवरणों में नाम और तस्वीरों सहित विसंगतियों का पता लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने 10 बड़ी कंपनियों को आदेश दिया था कि वे बच्चों की पहुंच आधी रात से बंद करें, नहीं तो उन पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे परिवारों के लिए गर्व का दिन बताया और कहा कि ये कानून दिखाता है कि सरकारें ऑनलाइन होने वाले नुकसान को रोक सकती हैं। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि सोशल मीडिया छोड़ने के इस बदलाव के समय अगर उन्हें कोई सवाल हो या मदद चाहिए तो वे अपने माता पिता, शिक्षकों, हेडस्पेस या किड्स हेल्पलाइन से बात करें। प्रतिबंध लागू होने से पहले कई बच्चों ने अपने ऑनलाइन दोस्तों को अलविदा संदेश भी भेजे। सरकार का कहना है कि ये कदम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी है। Prime Minister here, and I want to speak to you directly about something very important. From December 10, if you're under 16, you're no longer allowed to have a social media account. You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds, and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you. If you have questions, by all means, reach out. Talk to your parents, your teachers, and your friends. And if you feel like you need more support, Headspace and Kids Helpline is there to assist. तमिलनाडु में खेले जा रहे पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। पिछले 2 विश्व कप में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम को उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा जो उसने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन जर्मनी के खिलाफ की और 1-5 से पराजय झेलनी पड़ी। अर्जेंटीना के
कोरिया ब्रूनो टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं और 6 गोल कर चुके हैं। 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना ने 2021 में फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराकर खिताब जीता था। भुवनेश्वर में 2021 में और कुआलालंपुर में 2023 में हुए जूनियर विश्व कप में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।